गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत आप सभी का विजडम एजुकेशन पे। आज 26 जुलाई 2020 है। आज का दिन इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि आज के दिन ही कारगिल वार पे हमारी विजय हुई थी। कारगिल युद्ध हमने जीता था इसी दिन 26 जुलाई को ही। तो आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, पुराने हैं तो लाइक कर दें, शेयर करें। कोई क्वेश्चन पूछना है कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आज का क्वेश्चन है कि एशिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट या सोलर प्लांट कहाँ लगाया गया है? आपका ऑप्शन है ए वाराणसी, बी वायनाड, सी रीवा या डी मंगलुरु। इसका जवाब आपको हमें कमेंट सेक्शन में देना है। वीडियो को पॉज करके इसका जवाब हमें कमेंट सेक्शन में दे दें। वीडियो के आखिर में मैं इस पर मैं डिस्कस कर दूंगा कि ये कहाँ लगाया गया है। जो फर्स्ट न्यूज़ है हमारे पास कि केरल कर्नाटका में आईएस का साया, तो एक यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट है। देखो, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के जो है विश्लेषणात्मक सहायता और प्रतिबंधों की निगरानी की 26वीं रिपोर्ट है। ये नाम इंपॉर्टेंट नहीं है कौन सा रिपोर्ट है, बस ये याद रखना कि यूनाइटेड नेशन की 26वीं रिपोर्ट है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की, जिसमें कहा गया है कि आईएस के जो आतंकवादी संगठन है, जो इस्लामिक स्टेट के जो आतंकवादी संगठन है, उससे भारत के लगभग 200 आतंकवादी जुड़े हुए हैं और ख़ास करके ये केरल और कर्नाटका से संबंध है। हमने पहले भी देखा है कि केरल के लड़के किस तरह से आईएस के बहकावे में आ जाते हैं और कई लोग आईएस को ज्वाइन करने के लिए बाहर गए थे, केरल के बच्चे, राइट। तो भारत सरकार को निश्चित तौर पे एक चिंता की घड़ी है और निश्चित तौर पे वहाँ पे केरल और कर्नाटका में भारत सरकार को एक्शन लेना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पे ये बताया गया है, देखो ये इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन आपकी जानकारी के लिए ज़रूरी है कि अफगानिस्तान में पाकिस्तान के 6500 से भी अधिक आतंकवादी हैं। अफगानिस्तान में जो तालिबान है, खास करके तालिबान में 6500 से अधिक आतंकवादी हैं, वो पाकिस्तान के आतंकवादी हैं। तो इसलिए तालिबान जो है समर्थन करता है पाकिस्तान का, और इस तरह से अगर तालिबान की सत्ता आ जाती है अफगानिस्तान में तो भारत के लिए खतरे का प्रतीक है। और जिस तरह से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यूएसए तालिबान से एग्जिट कर रहा है, या मैं कहूँ कि अफगानिस्तान से एग्जिट कर रहा है, अफगानिस्तान से बाहर निकल रहा है, तो भारत के लिए खतरा का प्रतीक होगा। क्यों? क्योंकि अमेरिका अगर अफगानिस्तान से बाहर निकल जाएगा तो ऐसे कंडीशन में तालिबान मजबूत हो जाएगा अफगानिस्तान में, और हो सकता है तालिबान अफगानिस्तान के पूरे भूभाग पे तालिबान का कब्जा हो जाए या तालिबान की शासन एक बार फिर स्थापित हो जाए अफगानिस्तान में। और चूंकि तालिबान समर्थन करता है किसका? तो पाकिस्तान का, इसलिए भारत के लिए खतरे का प्रतीक है, राइट। तो इसको इस तौर पे भी आप देख सकते हो, बाकी एक बार इसको पढ़ सकते हैं। थोड़ी सी जानकारी आपको होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये देखो, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा कि रक्षा सौदे में भ्रष्टाचार के लिए जया जेटली सहित 3 दोषी। तो एक मैगजीन आता था पहले पुराने ज़माने में, उस मैगजीन का नाम था तहलका मैगजीन, काफ़ी फेमस मैगजीन था। 2001 के आसपास इन्होंने एक ऑपरेशन किया था जिसे नाम दिया था ऑपरेशन वेस्ट एंड, और इस ऑपरेशन वेस्ट एंड के माध्यम से रक्षा सौदे में भ्रष्टाचार का उजागर किया था तहलका मैगजीन ने। और उसी को लेकर के सीबीआई के हाल फिलहाल में जो है सीबीआई का डिसीजन आया, सीबीआई कोर्ट का डिसीजन आया। तो थोड़ा सा हम जानेंगे सीबीआई के बारे में। यहाँ पे सबसे अधिक इम्पोर्टेंट आपके लिए हो जाता है सीबीआई क्या है, क्या सीबीआई संवैधानिक संस्था है या सांविधिक संस्था है। तो सीबीआई पे कई बार हमने डिस्कस किया है, लेकिन चूंकि बहुत सारे नए बच्चे आए हैं उसके लिए भी ये ज़रूरी है, और आपके लिए भी एक बार फिर से ज़रूरी होगा सीबीआई के बारे में जानकारी प्राप्त करना। सबसे पहली बात तो कन्फ्यूजन आपको दूर होना चाहिए कि सीबीआई किस मिनिस्ट्री के तहत आता है। कई लोगों को लगता है कि सीबीआई जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम के तहत आता है, गृह मंत्रालय के तहत आता है, जबकि ऐसा नहीं है। सीबीआई गृह मंत्रालय के तहत नहीं आता है। सीबीआई आता है कार्मिक विभाग, कार्मिक पेंशन और लोक शिकायत मंत्रालय के तहत। आई रिपीट, सीबीआई कार्मिक विभाग, कार्मिक पेंशन और लोक शिकायत मंत्रालय के तहत आता है, राइट।
दूसरा है कि सीबीआई ना तो संवैधानिक संस्था है ना तो सांविधिक संस्था है। सीबीआई इज नीदर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नॉर स्टैट्यूटरी बॉडी। ना तो संविधान में इसका जिक्र है, इसलिए ये संवैधानिक संस्था नहीं हुई, और ना ही संसद के किसी एक्ट के माध्यम से इसकी स्थापना हुआ है, इसलिए ये स्टैट्यूटरी बॉडी भी नहीं है। जैसे नीति आयोग, नीति आयोग भी ना तो संवैधानिक संस्था है और ना ही सांविधिक संस्था है। कार्यपालिका के प्रस्ताव के आधार पे इसका गठन किया है सीबीआई का भी, और नीति आयोग का भी कार्यपालिका के प्रस्ताव के आधार पे सीबीआई का और नीति आयोग का दोनों की स्थापना हुआ। तो अब आप पूछोगे कि अगर सीबीआई जो है स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, संसद के किसी एक्ट के माध्यम से इसकी स्थापना नहीं किया गया, तो ऐसी कंडीशन में सीबीआई को शक्ति कैसे प्राप्त होती है? सीबीआई रेड किस तरह से करता है? आपने देखा होगा कि सीबीआई की रेड होती है, किस तरह से सीबीआई की रेड होती है। तो इसके लिए जो सीबीआई के लिए एक स्पेशल एक्ट से सीबीआई को शक्ति प्राप्त है, जिस एक्ट का नाम है दिल्ली स्पेशल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, और इसी एक्ट के तहत सीबीआई काम करती है। कहीं रेड करना होता तो इसी एक्ट के तहत सीबीआई रेड करती है। इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1963 को, और एक प्रस्ताव के द्वारा, कार्यपालिका के एक प्रस्ताव के द्वारा, मंत्रिपरिषद के एक प्रस्ताव के द्वारा इसकी स्थापना हुई है सीबीआई की। इसलिए सीबीआई ना तो संवैधानिक संस्था है ना ही सांविधिक संस्था। और दूसरी इंपॉर्टेंट फैक्ट यह है कि सीबीआई इंटरपोल का सहयोगी है। इंटरपोल का इंडिया में अगर कोई सहायता चाहिए इंटरपोल को, तो वो सीबीआई से प्राप्त करेगी, और सीबीआई को अगर विश्व में कोई सहायता चाहिए तो वो इंटरपोल से प्राप्त करेगी। तो सीबीआई इंटरपोल की एक सहयोगी के रूप में इंडिया में काम करती है। इतना बेसिक फैक्ट है जो आपको जानकारी होना चाहिए, और इसी फैक्ट के आधार पे यूपीएससी आपको फंसा सकता है कहीं भी, किसी भी ऑप्शन में दे करके। तो बेसिक नॉलेज क्लियर होना चाहिए, आपको यूपीएससी कभी नहीं फंसाएगा, कभी नहीं ट्रैप्ड करेगा, राइट। देखो यहाँ पे चालबाज चीन से वार्ता के बीच पैगोंग झील के पास किया नया निर्माण। चीन और इंडिया के बीच वार्ता चल रही है, और खबर ये थी कि चीन के सैनिक पीछे हटना शुरू किए, और उसके बाद इंडिया के सैनिक भी पीछे हटना शुरू किया। लेकिन रिसेंट न्यूज़ जो है, कुछ दिन पहले की न्यूज़ जो है, वो ये शो कर रही है कि चीन पीछे हटा नहीं है। वास्तविक तौर पे चीन ने अपना सैनिक फिर से बढ़ाया है। तो लोकेशन अधिक याद इंपॉर्टेंट है आपके लिए, पैगोंग सो लेक का लोकेशन अधिक इंपॉर्टेंट है। मैं एक बार लोकेशन पे लेके चलता हूं आपको। ओके, देखो ये जो मैप है, इस मैप को समझने की आवश्यकता है। ये जो हरा पार्ट है, यहां से ये जो हरा पार्ट दिख रहा है, इस पे चीन का अधिकार है, और ये जो हरा पार्ट है, ये सक्षाम वैली है, जिस सक्षाम वैली पे वर्तमान में चीन का अधिकार है। और इस सक्षाम वैली को पाकिस्तान ने चीन को गिफ्ट किया था। पाकिस्तान ने चीन को ये सक्षाम वैली सौंपा था। तो ये सक्षाम वैली है। ये जो है, ये वाला पार्ट, ये सियाचिन ग्लेशियर का पार्ट है, राइट। और ये जो पार्ट है वर्तमान में, ये जो दिख रहा है आपको, ये है आपको गिलगिट बाल्टिस्तान का क्षेत्र, जिसे हम पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर भी कहते हैं। ये भारत का कश्मीर है, और ये सारा का सारा पार्ट है लद्दाख का, राइट। अब देखो डिस्प्यूट कहाँ कहाँ पे चल रहा है वर्तमान में। जो डिस्प्यूट है, एक तो ये गलवान घाटी में चल रहा है, ये जो गलवान घाटी है। दूसरा जो ये हॉट स्प्रिंग का क्षेत्र है, ये हॉट स्प्रिंग में चल रहा है। और तीसरा जो महत्वपूर्ण जो इस न्यूज़ में हमने डिस्कस करना है, वो है ये जो लेक दिख रहा है आपको, पैगोंग सो लेक। ये लेक इतना बड़ा है कि इसका 1/3 हिस्सा इंडिया में है, और इसका 2/3 हिस्सा जो है चीन में पड़ता है। तो वर्तमान में डिस्प्यूट चल रहा है, जो आज के न्यूज़ का चर्चा है, वो है पैगोंग सो लेक। तो मुझे उम्मीद है कि आपको लोकेशन क्लियर हो गया होगा। बाकी जाकर के आप अपने गूगल मैप से लोकेशन देख लेना। पैगोंग सो लेक का काफ़ी इम्पोर्टेंट लेक है, और ये भारत और चीन दोनों के बीच में आता है। तो प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से आपके लिए लोकेशन इंपॉर्टेंट है। मेंस पर्सपेक्टिव से इंडिया और चाइना का क्या क्या रिलेशन है,
क्या क्या पॉजिटिव पॉइंट है, क्या क्या नेगेटिव पॉइंट है, कहाँ एक दूसरे का दोनों सहयोग कर रहे हैं और कहाँ एक दूसरे का दोनों विरोध कर रहे हैं, ये जानकारी आपको होनी चाहिए और हमने कई बार डिस्कस किया। देखो यहाँ पे मुझे डिस्कस करना है ट्रिपल तलाक को लेकर के। पहले साल में ट्रिपल तलाक को इम्प्लीमेंट हुआ 1 वर्ष हो गया और ट्रिपल तलाक यानी 3 तलाक को लेकर के पहले वर्ष में 85% मामले में कमी आया। यानी जहाँ पहले ट्रिपल तलाक का 1000 मैटर आता था, अब वहाँ पे महज 150 मैटर आ रहा है, राइट। जहाँ पहले 100 मैटर आता था, अब 85 मैटर नहीं आ रहा, बस 15 मैटर आ रहा। तो इसको लेकर के एक बार हम फिर आपके साथ चर्चा करेंगे। ट्रिपल तलाक, 3 तलाक कानून क्या है। 3 तलाक कानून जो है उस कानून को कहते हैं मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019। मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2023 इसको हम कहते हैं। एग्जैक्टली इस एक्ट का नाम है। और ये जो ट्रिपल तलाक था इसको तलाक बिद्दत भी कहा गया, जिसमें 3 बार तलाक कहा जाता था और तलाक हो जाता था। कई माध्यमों से तलाक दी जाती थी, बोल कर दे दिया, पता चलता है कि मैसेज करके भी तलाक दे दिया जाता था, या कई चीज़ों के द्वारा तलाक दिया जाता था। इसका गलत इस्तेमाल अधिक बढ़ गया था और सरकार इसके बाद इस पर कानून लेकर आई, मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019। हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान जैसे रूढ़िवादी देश में भी ट्रिपल तलाक बैन है, लेकिन इंडिया में इसको चालू था, इंडिया में ये लगातार इम्प्लीमेंट हो रहा था। चलिए डिस्कस करते हैं कि मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 का मुख्य प्रावधान क्या है। तो पहला तो ये प्रावधान है कि ट्रिपल तलाक को दंडनीय अपराध बना दिया गया। यानी एक व्यक्ति जो ट्रिपल तलाक बोलेगा, एक पति मान लो अपनी पत्नी से अगर ट्रिपल तलाक कहता है, ट्रिपल तलाक देता है उसको, तो ऐसी कंडीशन में उसे अधिकतम 3 साल की सज़ा और जुर्माना हो सकता है, पहला प्रावधान। दूसरा है कि मजिस्ट्रेट की शक्ति को इन्हेंस्ड किया गया, मजिस्ट्रेट की शक्ति को बढ़ाया गया। मजिस्ट्रेट जो हो वो पीड़िता का पक्ष सुनेंगे, जो पीड़िता का पक्ष सुनने के बाद मजिस्ट्रेट सुलह भी करवा सकता है। मजिस्ट्रेट को जमानत देने का अधिकार भी दिया है। यानी पीड़िता का पक्ष सुनने के बाद मजिस्ट्रेट अगर चाहेंगे तो सज़ा भी दे सकते हैं, मजिस्ट्रेट चाहेंगे तो सुलह भी करवा सकते हैं, और मजिस्ट्रेट अगर चाहेंगे यानी जो जज साहब हैं वो चाहेंगे तो आपको जमानत भी दे सकते हैं। तीनों ही काम मजिस्ट्रेट के फेवर में किया गया है। मजिस्ट्रेट की शक्ति को इन्हेंस किया गया है। मुकदमे से पहले पीड़िता का पक्ष सुनने के बाद, मुकदमे से पहले पीड़िता का पक्ष सुनने के बाद मजिस्ट्रेट आरोपी को जमानत दे सकता है, राइट। साथ ही साथ पीड़ित व्यक्ति जो हैं या पीड़िता जो हैं, जो महिला हैं, या तो वो या उसके जो ब्लड रिलेटिव हैं वो, या उसका जो यहाँ पे विवाह हुआ है वहाँ जो उसके रिलेटिव हैं वो, ठीक है, इसके कहने पे पुलिस कार्रवाई कर सकता है, पुलिस शिकायत दर्ज कर सकता है, पुलिस एफआईआर कर सकता है। क्लियर है। यानी जो पीड़िता हैं या तो वो खुद जाकर शिकायत करे पुलिस के पास, या उसके जो ब्लड रिलेटिव हैं, उसके भाई हो गए, पिताजी हो गए, मम्मी हो गई, बहन हो गई, जो ब्लड रिलेटिव हैं वो शिकायत करे, या पीड़िता का जहाँ पे विवाह हुआ है उनके जो मान लो पति के भाई हैं, पति के बहन हैं, वो जाकर के शिकायत करे, तभी जाकर के पुलिस एक्शन लेगी, राइट। तभी जाकर पुलिस शिकायत दर्ज कर सकती है, एफआईआर दर्ज कर सकती है। पीड़िता मजिस्ट्रेट द्वारा तय किए गए मुआवजे की हकदार होगी। यानी मजिस्ट्रेट अगर सुनवाई करता है और सुनवाई करने के बाद फिक्स करता है कि इतना रुपया आपको पीड़िता को देना है, उतना रुपया जो है उस व्यक्ति को देना होगा पीड़िता को। और साथ ही साथ अदालत के निर्णय आने तक संतान मां के संरक्षण में रहेगी और पति को गुजारा भत्ता देना होगा। जब तक अदालत का डिसीजन नहीं आ जाता है तब तक संतान मां के संरक्षण में रहेगी, मां के पास रहेगी, और साथ ही साथ पति को गुजारा भत्ता देना होगा। ये बेसिक थ्योरी था, ये बेसिक कॉन्सेप्ट था
ये बेसिक प्रावधान था इस एक्ट का। देखो यहां पे एक बात समझना होगा, ये जो है राहुल और रूपानी भिड़े इंपॉर्टेंट नहीं है। राज्य में कई राज्यों में इस तरह की परियोजना चल रही है, एक जिला एक उत्पाद, ये परियोजना आपको चल रहा था आई गेस यूपी में चल रही है शायद। इसी तरह से एक गांव एक उत्पाद परियोजना चल रहा है आपको गुजरात में। तो इस तरह की जो भी परियोजना है जाकर के एक बार आप देख लेना, एक गांव एक उत्पाद कहाँ चल रहा है, तो ये चल रहा है आपको गुजरात में। एक जिला एक उत्पाद कहाँ चल रहा है, तो उत्तर प्रदेश में चल रहा है। और इसी तरह का कुछ सिमिलर प्रोजेक्ट आपको स्टार्ट होने वाला है या हो रहा है आपको हिमाचल प्रदेश में। मुझे एग्जैक्ट जानकारी नहीं है, लेकिन ये जाकर के एक बार जाकर के देख लेना आपने। देखो अतिक्रमण रोकने पहुंची एसएसबी पे पथराव। भारत और नेपाल के बीच में संबंध खराब हो रहे हैं। चीन के शव पे नेपाल लगातार भारत की संप्रभुता का उल्लंघन कर रहा है। जो बाउंड्री लाइन थी ना, जो बाउंड्री का पिलर है, उस पिलर को घसकाने का कोशिश किया जा रहा है, उसे शिफ्ट करने का कोशिश किया जा रहा है। इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, इंपॉर्टेंट है कि एसएसबी के बारे में जानना। सशस्त्र सीमा बल के बारे में आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए। सशस्त्र सीमा बल किस किस जगह बॉर्डर की सुरक्षा करता है? क्या ये पाकिस्तान के साथ लगी बॉर्डर की सुरक्षा करता है? क्या ये चीन के साथ लगी बॉर्डर की सुरक्षा करता है? राइट, तो हम डिटेल से एनालिसिस करेंगे। सबसे पहली बात कोई सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स CAPF मिनिस्ट्री ऑफ होम के तहत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के तहत नहीं आता। आई रिपीट, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, नॉट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। राइट, जैसे मान लो कि सेना है हमारी, मिलिट्री है, तो मिलिट्री मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के तहत आती है। लेकिन जो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है वो पुलिस फोर्स आएगी आपको होम मिनिस्ट्री के तहत, गृह मंत्रालय के तहत। और इसका 7 विंग है। पहला है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF, दूसरा है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF, तीसरा है सेंट्रल इंडस्ट्रियल पुलिस फोर्स CISF, चौथा है असम राइफल, पांचवा है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, छठा है सशस्त्र सीमा बल, सातवां है इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस फोर्स ITBP के जवान। ये 7 हैं। ITBP का काम होता है नॉर्मली चीन के साथ लगी सीमा की देखभाल करना, इसलिए ITBP भी लगातार चर्चा में है। और सशस्त्र सीमा बल क्यों चर्चा में है वो मैं डिस्कस करता हूं। देखो इसकी स्थापना किया गया था 1963 में। किस नाम से? विशेष सेवा ब्यूरो के नाम से, स्पेशल सर्विस ब्यूरो के नाम से 1963 में इसकी स्थापना की गई थी, इसकी शुरुआत की गई थी। 2001 में 15 जनवरी 2001 को गृह मंत्रालय ने इसका नाम बदल करके सीमा सुरक्षा बल कर दिया, जो वर्तमान में है सशस्त्र सीमा बल या सीमा सुरक्षा बल। 15 दिसंबर 2003 को इसका नाम बदल के सशस्त्र सीमा बल कर दिया। तो पहले सीमा सुरक्षा बल था 2001 में, और उसके बाद सहस्त्र सीमा बल जो वर्तमान में नाम है, इसकी 2003 में इसको नाम बदल के किया गया। राइट, एसएसबी को जो है 19 जून 2001 को नेपाल के साथ जो सीमा है उसकी सुरक्षा करने का काम सौंपा है, और साथ ही साथ भूटान के साथ लगी सीमा की सुरक्षा करने का काम सौंपा है एसएसबी को। यानी जो 2 इंपॉर्टेंट देश हैं भारत के पड़ोसी हैं, एक तो भूटान हो गया और एक नेपाल हो गया, इसकी सुरक्षा करने की जिम्मेदारी किसकी है? तो एसएसबी की है, सशस्त्र सीमा बल की है। इसलिए एसएसबी चर्चा में है। नेपाल के पास, नेपाल के बाउंड्री के पास कोई डिस्प्यूट होगा, कौन देखेगा? एसएसबी देखेगा। भूटान के पास कोई डिस्प्यूट होगा, कौन देखेगा? एसएसबी देखेगा। और चूंकि नेपाल और भारत के सीमा के मध्य विवाद हो रहा है, इसलिए एसएसबी भी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। राइट, वर्तमान में यह उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश की सीमा पे काम कर रही है, सीमा पे लगी हुई है।
और आप गौर से देखोगे तो ये सारी के सारी वो राज्य हैं जिसकी सीमा भूटान और नेपाल से टच करती है। तो उम्मीद करता हूँ ये न्यूज़ क्लियर हो गया होगा आपको। इस न्यूज़ में सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है आपके लिए एसएसबी। न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं है उतना, लेकिन एसएसबी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बेसिक कॉन्सेप्ट से यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है। यहाँ पे देखो पत्थलगढ़ी आंदोलन के बारे में जिक्र है, तो थोड़ा सा आपको पत्थलगढ़ी के बारे में भी जानकारी होना चाहिए। पत्थलगढ़ी आंदोलन की जो शुरुआत है वो हुई थी आपको झारखंड में, और वहाँ पे क्या होता था कि नक्सली जो है वो पत्थल पे, बड़ा पत्थल होता था गांव में, और उस पत्थल पे जो है अपने गांव का नियम लिख देता था, और वहाँ पे सरकार का नियम नहीं चलता था, सरकार का कानून उस गांव में नहीं चलता था, नक्सली लोगों का कानून चलता था। और चूंकि पत्थल पे नियम लिखा जाता था इसलिए इसे पत्थलगढ़ी आंदोलन कहा गया। मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे पत्थलगढ़ी आंदोलन का कुछ पिक्स सेंड कर दूंगा, जाकर के एक बार देख लेना, राइट। यहां पे देखो प्रधानमंत्री ने रेहड़ी पटरी वालों के लिए कर्ज की समीक्षा की। रेहड़ी पटरी क्या होता है? इस तरह का जो पटरी लगाया, ठेला लगाया, इस तरह की जो पटरी लगाया, तो इसको रेहड़ी पटरी वाले कहा जाता है, राइट। तो इस तरह के लोगों के लिए भारत सरकार एक योजना लेकर आई थी। आत्मनिर्भर भारत में एक योजना भारत सरकार ने लेकर आई थी। इस योजना का नाम था पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि। देखो, पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि या पीएम स्वनिधि योजना के रूप में भी इसे जाना जाता है। क्लियर है? इनके तहत जो है 10,000 रुपये तक का इन लोगों को लोन दिया जाता था। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लियर हो गया होगा कि ये जो योजना है ये योजना इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली आपको पूछ देगा पीएम स्वनिधि योजना किससे संबंधित है, तो रेहड़ी पटरी वालों से संबंधित है। इस योजना के तहत 10,000 रुपये तक का लोन दिया जाता था इन लोगों को, रेहड़ी पटरी वाले लोगों को, जो ठेला पर काम करते हैं, जो पान दुकानदार पे काम करते हैं, जो इधर से उधर लेकर के घूमते रहते हैं, राइट, सब्जी वाला। तो उसके लिए सरकार ये योजना लेकर आई, 10,000 तक की लोन इसके द्वारा मिलता है। यहां पे देखो, भारत की मदद से बचेगी श्रीलंका की अर्थव्यवस्था। एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, और वो कॉन्सेप्ट है करेंसी स्वैप को लेकर के। करेंसी स्वैप क्या होता है ये आपको जानकारी होना चाहिए। जैसे मान लो भारत और जापान के बीच में करेंसी स्वैप है, तो ऐसे कंडीशन में कभी मान लेते हैं कि जापान में क्राइसिस होता है। जापान में अगर क्राइसिस होता है तो भारत सरकार उसे अपना रुपए दे सकती है या अपना डॉलर दे सकती है, राइट। भारत सरकार अपनी विदेशी मुद्रा भंडार से निकाल करके अपना डॉलर दे सकती है, और बदले में जापानी रुपया भारत सरकार ले सकती है। तो भारत जापानी रुपया ले लेगा और बदले में उसको डॉलर दे देगा, ताकि वो अपनी आपात स्थिति से निपट सके। इसी तरह से मान लो इंडिया में अगर कुछ क्राइसिस चल रहा है, तो जापान जो है उसे अपने फॉरेक्स रिजर्व से, अपने विदेशी मुद्रा भंडार से डॉलर निकाल करके दे सकती है, और बदले में इंडिया गवर्नमेंट उसको उतना रुपये तक का इंडियन करेंसी दे सकता है, राइट। तो इसे ही करेंसी स्वैप कहा जाता है। तो इसी तरह का कुछ हमने एग्रीमेंट किया था नेपाल के साथ, और नेपाल को हम 40 करोड़ रुपया, 40 करोड़ डॉलर, सॉरी 40 करोड़ डॉलर जो होता है लगभग 30,000 करोड़ के आसपास, हम उसका करेंसी स्वैप कर रहे हैं, राइट। नेपाल का हम मदद कर रहे हैं। भारत के जो केंद्रीय बैंक है, जो आरबीआई है, वो करेंसी स्वैप करेगी किसके साथ? नेपाल के, श्रीलंका के साथ, राइट। तो करेंसी स्वैप क्या है आपको क्लियर हो गया होगा। ये अधिक इंपॉर्टेंट है, कितना किया है नहीं किया है करेंसी स्वैप ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन करेंसी स्वैप क्या होता है ये अधिक इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखो इस लाइन में अगर आप पढ़ोगे तो इस लाइन में इसके बारे में दिया हुआ। अर्थव्यवस्था को पटरी पे लाने की चुनौती।
संजय गुप्ता जी हैं, अच्छा लिखते हैं, जाकर के एक बार पढ़ लेना आप इसको खुद से। देखो मैं एनालिसिस करूँगा ना, उसका तभी आपको फ़ायदा होगा जब आप खुद से पढ़ोगे। इसलिए मैं टेलीग्राम चैनल पे, अपने टेलीग्राम चैनल पे सारे न्यूज़ डाल देता हूँ, और एटलीस्ट जिस टॉपिक का डिस्कशन मैं आपके साथ करता हूँ उसको जाकर के ज़रूर आपको पढ़ना चाहिए। तो 4-5 पॉइंट इन्होंने बताया है कि भारत सरकार को क्या करना चाहिए, भारत सरकार को अर्थव्यवस्था पटरी पे लाने के लिए क्या करना चाहिए। देखो ये बहुत बड़ा क्राइसिस है, कोविड जो है अपने आप में बहुत बड़ा क्राइसिस है। आरबीआई के गवर्नर ने कह चुका है, आरबीआई के गवर्नर, कि ये 100 वर्ष का सबसे बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस होगा। अकॉर्डिंग टू आरबीआई गवर्नर ये 100 वर्ष का, पिछले 100 वर्ष का सबसे बड़ा आर्थिक और स्वास्थ्य संकट है, राइट। तो हमने देखा है कि 2008 में जो संकट आया था, अमेरिका में इकोनॉमिक क्राइसिस आया, इंडिया पे उसका प्रभाव पड़ा, और 2008 के क्राइसिस को उबरने के लिए लगभग 6 से 7 वर्ष लग गए थे। 2014-15 में जाकर के 2008 का क्राइसिस समाप्त हुआ। तो वर्तमान समय का क्राइसिस बहुत बड़ा क्राइसिस है, 2008 के क्राइसिस का लगभग 4-5-6 गुना बड़ा क्राइसिस है। तो आप समझ सकते हो इसको निपटने में दशकों लग जाएगा, राइट। तो इसके लिए सरकार को क्या क्या प्रयास करना चाहिए। पहला तो चीन को जो छोड़ने वाली कंपनी है, चीन को जो छोड़ रही कंपनी, बहुराष्ट्रीय कंपनी जितनी भी हैं, चाहे वो एप्पल हो, एप्पल का प्लांट चीन में है, बहुत सारी कंपनी जो जापानीज कंपनी है, यूरोपियन यूनियन की कंपनी है, दक्षिण कोरिया की कंपनी है, इसका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट चीन में था। और ये कंपनी कोविड के बाद चीन से निकलना चाहती है। चीन से निकलेगी तो कहाँ जा सकती है, वियतनाम जा सकती है, थाईलैंड जा सकती है, इंडोनेशिया जा सकती है, या इंडिया आ सकती है। तो हमें यहाँ पे कॉम्पिटिटिव होना पड़ेगा, हमें कोशिश करना होगा कि वियतनाम, थाईलैंड, इंडोनेशिया की जगह ये इंडिया में ही आए। और इसके लिए सरकार को लगातार प्रयास करना होगा, प्रयासरत रहना होगा। इसके लिए जो फैसिलिटी चाहिए वो देना होगा इन कंपनियों को। यानी अगर ये कंपनी इंडिया में आज आती है तो इसको एक सीमित समय के भीतर, 1 सप्ताह 10 दिन के भीतर इसको लैंड दे दीजिए आप। इसके जो सामान बनेगा, इसका जो माल बनेगा, उसके परिवहन का व्यवस्था आप कीजिए, लॉजिस्टिक्स का व्यवस्था कीजिए, इसको समुद्र का एक्सेस दीजिए ताकि विदेश में ये सामान भेज सके, निर्यात कर सके। तो ये सारी की सारी फैसिलिटीज इंडिया गवर्नमेंट को देनी पड़ेगी, तभी जाकर के ये कंपनी इंडिया में आएगी। और ये कंपनी इंडिया में आना अति आवश्यक है। अगर ऐसा होता है तभी भारत की अर्थव्यवस्था फिर से पटरी पे आ सकेगी। दूसरा है कि आर्थिक पैकेज जो दिया गया उसका अभी परिणाम दिख नहीं रहा वर्तमान में। राइटर आलोचना कर रहे हैं कि जो आर्थिक पैकेज ने आपने दिया वो काफ़ी कम पैकेज था कंपेयर टू यूएसए, कंपेयर टू यूरोपियन यूनियन। यूएसए, भारत की जितनी जीडीपी है लगभग उतना का आर्थिक पैकेज यूएसए ने दिया। भारत की लगभग जीडीपी $3 ट्रिलियन की है, और यूएसए ने लगभग 2.5 ट्रिलियन डॉलर के आसपास यूएसए ने आर्थिक पैकेज दिया। कोरोना से निपटने के लिए उतना पैकेज यूएसए ने दिया जितना भारत की टोटल जीडीपी है, राइट। तो इसे बढ़ाए जाने की जरूरत है। तीसरा कहते हैं राइटर कि मानसून अच्छा हो रहा है, इस बार मानसून अच्छा हो रहा है, बारिश अच्छी हो रही है। तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था जो निर्भर करती है कृषि और इससे संबद्ध चीज़ों पे, वो तो पटरी पे आ जाएगी, लेकिन शहरी व्यवस्था कैसे आएगी, इसके लिए सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है, सरकार को काम करने की आवश्यकता है। उसके बाद जो है श्रम सुधार, लगातार हम देख रहे हैं कि श्रम सुधार को लेकर के चर्चा हो रही है, और पिछले लगभग 2 वर्ष से श्रम सुधार को लेकर के सरकार प्रयासरत है। भारत में जो श्रम को लेकर के 44 कानून है, उस 44 कानून को केवल 4 कानून में तोड़ने की कोशिश किया जा रहा है। यानी 44 कानून की जगह महज 4 कानून आएगा। अच्छा कदम है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के दृष्टिकोण से भी बेहतर है। तो इस रूप में हमें इसे इमीडिएट लागू करना होगा। जो भी श्रम सुधार हैं उसे तत्काल अभी के अभी लागू करना होगा, राइट। और इसके बाद जो है एक अन्य पक्ष है राइटर का, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाया जाना चाहिए। देखो वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट होती है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, एक तरह से दिखा हुआ है
कैसे? इंडिया के मात्र 2 सिटी के रैंकिंग के आधार पे, इंडिया के मात्र 2 सिटी के कार्यों के आधार पे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का रैंकिंग इंडिया को मिलता है। मात्र 2 सिटी, कौन सा? एक दिल्ली और एक मुंबई। तो मात्र 2 सिटी में जो सरकार रिफॉर्म्स कर रही है, चाहे वो दिल्ली में जो रिफॉर्म्स कर रही है, चाहे वो मुंबई में जो रिफॉर्म्स कर रही है, इस रिफॉर्म्स के आधार पे इंडिया को रैंकिंग दिया जाता है। इंडिया में कई सिटी हैं, अहमदाबाद सिटी है, कई सिटी हैं। तो इसलिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। यानी अगर कोई कंपनी आती है तो उसको हर एक व्यवस्था दीजिए, सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से उसका हर एक समस्या का समाधान होना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी उसे क्लियर होना चाहिए, श्रम कानून में उसको सुधार होना चाहिए, अन्य चीज़ों पे भी काम करने की आवश्यकता है। इन्वायरमेंट क्लियरेंस आपको जल्दी से जल्दी मिलना चाहिए। नॉर्मली इन्वायरमेंट क्लियरेंस नहीं मिलता है, और इन्वायरमेंट क्लियरेंस नहीं मिल रहा था, इसलिए भारत अपना जो दवाई का इंग्रेडिएंट है, जिसे एपीआई कहा जाता है, वो हम 90% चीन से मंगाते थे, क्योंकि इन्वायरमेंट क्लियरेंस इंडिया में मिलता ही नहीं था। और जब कोरोना की क्राइसिस हो गई तो अभी इन्वायरमेंट क्लियरेंस भी मिल रहा है, एपीआई का फैक्ट्री अब इंडिया में भी लग रहा है। कल ही हमने डिस्कस किया था कि हरियाणा में एपीआई का फैक्ट्री लग रहा है। तो ये सारी के सारी जो हिंड्रेंस हैं, ये सारी की सारी जो लाल फीताशाही है, इसे दूर करने की आवश्यकता है। राइटर का बेसिकली इतना कहना है। एक बार इसको पढ़ सकते हैं। दत्तात्रेय जी हैं, आरएसएस के जाने माने व्यक्ति रह चुके हैं, और वर्तमान में ये हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं। तो आज जो है कारगिल विजय दिवस है। कारगिल में हमने जो विजय प्राप्त की थी, आज उनका दिन है। हमारे तमाम उन सैनिकों को याद करने का दिन है, उन शहीदों को याद करने का दिन है जो कारगिल में अपनी जो शहीद हुए थे कारगिल में। तो इसको लेकर के एक तो आप ये याद रख लेना है कि प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से कि ऑपरेशन विजय चलाया था भारत सरकार ने, कारगिल विजय के लिए ऑपरेशन विजय चलाया था। दूसरा कि इससे कुछ दिन पहले जब कारगिल हुआ था, उससे कुछ दिन पहले फरवरी 1999 में लाहौर घोषणा पत्र पे हस्ताक्षर हुआ था। फरवरी 1999 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी लाहौर गए थे बस से, और बस से लाहौर जाने के बाद लाहौर घोषणा पत्र पे साइन हुआ था, और उसमें क्लियर हुआ था कि भारत और पाकिस्तान मिलकर वार्ता करेंगे। काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव लिया था भारत के तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। उन्होंने कहा था कि हम अपने दोस्त बदल सकते हैं, लेकिन अपने पड़ोसी नहीं बदल सकते हैं, और इस नीति पे वो काम भी कर रहे थे। लेकिन हुआ क्या कि फरवरी 1999 में जो हमने एक अच्छा स्टेप लिया था, उसके कुछ दिन के बाद, महज 4 महीने के बाद, जुलाई में पाकिस्तान ने इंडिया पे हमला करना शुरू कर दिया। राइट। तो कारगिल वार की शुरुआत पाकिस्तान ने किया था, और ये बहुत, अगर आप इस पर सोचोगे ना, तो बहुत ही ख़राब कंडीशन है कि जब भी इंडिया कोई अच्छा स्टेप लेता है, पाकिस्तान की तरफ से कुछ गलत स्टेप लिया जाता है। इंडिया ने लाहौर घोषणा पत्र साइन किया। भारत के तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी 1999 में लाहौर गए थे, बस से गए थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, कारगिल हो गया। इसी तरह से भारत के तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जो पाकिस्तान गए थे नवाज शरीफ की बेटी की शादी में, और उसके बाद क्या हुआ, इंडिया पे उड़ी पे अटैक हो गया था, उड़ी में अटैक हुआ। तो भारत की तरफ से जब भी अच्छा कदम लिया जाता है, उसका पाकिस्तान की सेना या पाकिस्तान में पनप रहे आतंकवादी संगठन के द्वारा एक गलत स्टेप लिया जाता है, जिससे दोनों देश का संबंध सुधर नहीं रहा, बिगड़ रहा है। और इसका रीजन कुछ भी हो सकता है, इसका रीजन अंतर्राष्ट्रीय भी हो सकता है किसी तीसरे देश का इसमें हाथ हो, ऐसा भी हो सकता है, या पाकिस्तान का हाथ हो, ऐसा भी हो सकता है कि विश्व के कुछ ऐसे देश जो नहीं चाहते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान मिल के रहें। राइट। क्योंकि इन देशों के लिए इंडिया और पाकिस्तान एक अच्छा व्यापार खरीदार है, हथियार खरीदार है। ये देश इंडिया और पाकिस्तान दोनों को हथियार बेचते हैं, इसलिए ये देश कभी नहीं चाहेंगे कि इंडिया और पाकिस्तान मिल के रहें। तो हो सकता है ये देश पाकिस्तान के आतंकवादी संगठनों को भी फंडिंग करता हो,
या पाकिस्तान सरकार को खुद फंडिंग करता हो, या पाकिस्तान के सेना को फंडिंग करता हो, कुछ नहीं कर सकते, लेकिन एक बार इसको पढ़ लेना आप। सेंटिमेंट में हम नहीं जाएंगे, लेकिन एक बार इसको पढ़ लेना। देखिए, ह्यूस्टन स्थित चीनी दूतावास में अमेरिका ने किया कब्जा। अमेरिका 72 घंटे 72 घंटे का समय दिया था कि आप ह्यूस्टन में जो चीन का दूतावास है, वाणिज्य दूतावास है, उसको खाली कीजिए। 72 घंटे में चीन का अधिकारी ने खाली नहीं किया, और उसके बाद ज़बरदस्ती जो है घुस गए, और ज़बरदस्ती घुस के अमेरिका की जो सैनिक है या अमेरिका के जो अधिकारी हैं, उन्होंने दूतावास को खाली करवाया। अब यहाँ पे दो चीज़ें आपको जानना चाहिए। एक तो वियना कन्वेंशन 1961 के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए कि इस कन्वेंशन के तहत, जैसे मान लो भारत में पाकिस्तान का दूतावास है, तो उसमें उस जो पाकिस्तान के दूतावास का जो क्षेत्र होगा, वो जो बाउंड्री होगी, वो जो घर होगा उसका, उस घर पे भारत का कानून लागू नहीं होता। वहाँ पे लागू होगा कहाँ का कानून? तो पाकिस्तान का। सिमिलरली पाकिस्तान में जो भारत का दूतावास है, वहाँ पे पाकिस्तान का कानून लागू नहीं होगा, इंडिया का कानून लागू होगा, राइट। तो इसलिए जो ये जो दूतावास होता है, वो दूतावास किसी भी देश में हो, चीन का दूतावास अगर विश्व के किसी भी देश में होगा तो वहाँ पे चीन का कानून लागू होगा। इसलिए चीन ने कहा है कि आपको ज़बरदस्ती नहीं घुसना चाहिए। ये वियना कन्वेंशन 1963 का उल्लंघन है, राइट। तो आप एक बार जाकर के देख लेना, वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशन 1961, राइट। देखो, पेगोंग झील के बारे में हमने डिस्कस किया, यहाँ भी दिया हुआ है, एक बार इसको जाकर के आप पढ़ लेना। पेगोंग सो लेक, पेगोंग झील, लद्दाख। ओके, आज हमारे पास इतना ही न्यूज़ था। चलते हैं क्वेश्चन पे मूव करते हैं। एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट कहाँ लगाया गया है? प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कुछ दिन पहले इसका उद्घाटन किया, और ये मध्य प्रदेश के रीवा है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि रीवा के लोग अब खुश होंगे क्योंकि रीवा की बिजली से दिल्ली का मेट्रो चलेगा, राइट। ये भी संबोधन किया था उन्होंने। यानी जो रीवा में जो सोलर प्लांट लगेगा, उस प्लांट से दिल्ली का जो मेट्रो चलता है, उस मेट्रो का बिजली रीवा का प्लांट क्रिएट कर देगी, जो सोलर प्लांट होगा, राइट। तो ऑप्शन इसका सी बिल्कुल सही है। इस तरह की जो न्यूज़ जो चर्चा में होता है, उसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट कहाँ पे है? तो वो है आपको रीवा, मध्य प्रदेश में। चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।